हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी में क्लास 7 के अंतर्गत चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें शीर्षक का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। चलिए, अगर इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 to 4 नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कुछ रूढ़िवादी धारणाएं। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। देखिए, घर में महिलाएं क्या होती हैं ना, कि घर की देखभाल के साथ साथ घर के सदस्यों की भी भली भांति देखभाल कर लेती हैं। ठीक है, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है, उनमें सहनशीलता और विनम्रता प्रचुर मात्रा में है, जबकि यह गुण पुरुषों में भी विद्यमान हो सकते हैं। तो एक नर्स के रूप में महिला से ही अपेक्षा की जाती है कि वह इस कार्य को संपादित करे। ठीक है, जो कि एक रूढ़िवाद धारणा को प्रदर्शित करता है। पुरुष भी अच्छे नर्स बन सकते हैं, ठीक है, बजाय हम महिलाओं को अपने मन में अंकित करें। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। देखिए, विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। तो तकनीकी कार्य करने में सक्षम पुरुष होंगे या महिला, यह निर्धारण कौन करेगा? यह निर्धारण उनका एनवायरनमेंट करेगा। ठीक है ना? जो अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिन्हें वैसा माहौल मिलेगा जहाँ वे अपने मन में नए विचारों को प्रोत्साहित करें, वे तकनीकी कार्य में निपुण होंगे। चूँकि महिलाओं को वैसा अवसर मिलता नहीं है, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वह इसमें सक्षम नहीं होगी। ठीक है ना? लेकिन अगर उनको वैसा माहौल मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वह उनमें निपुणता दिखाएँगी। हम इसका उदाहरण भी दिन-प्रतिदिन देखते हैं। ठीक है? सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना होगा। अंतरिक्ष में रहकर, कई दिनों तक रहकर उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया। तो उन्हें वैसा माहौल मिला, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ठीक है ना? तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। है ना? ये समाज की सच्चाई है कि आज भी अधिकांश जगह यह परंपरा हमें देखने को मिलती है कि जब लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल कर लेती हैं, तो उन पे शादी का दबाव बनाया जाता है। उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे आत्मनिर्भर बने। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो शादी कर लें और फिर अगर उन्हें अपनी पढ़ाई रखनी है जारी, तो फिर अपने वो ससुराल के फ़ेवर में आके अपनी पढ़ाई का संपादन करें। ठीक है? उनकी क्या इच्छा है, इसे इग्नोर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की स्थिति। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है, तो कभी हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। चलिए, आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अभिभावकों की भी बड़ी अपेक्षा बच्चों से हो जाती है, जो कि उन्हें समझना चाहिए कि बच्चों की मनोदशा कैसी है। उन पर दबाव बनाकर हम उनसे सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह गलत है। ठीक है ना? यह नहीं होना चाहिए। और फिर कभी-कभी उनके मित्र भी होते हैं, वो उनका मज़ाक उड़ा देते हैं, जिससे बच्चे में अपने प्रति कुंठा की भावना हो जाती है। उनमें वह हेयता की दृष्टि उत्पन्न करती है। तो एक ये कहीं न कहीं एक अच्छी बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लड़कों से बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। जब लड़के बचपन में रोते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो ये कहीं न कहीं यह इंगित कर रहा है कि रूढ़िवाद धारणा केवल महिलाओं के प्रति ही नहीं, पुरुषों के प्रति भी कहीं न कहीं देखी जाती है। ठीक है ना? तो हम इसको अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक। ठीक है? इनका नाम है लक्ष्मी लाखड़ा। तो एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड एक कहानी थी। अगर आप लोग पढ़े होंगे एनसीईआरटी पॉलिटी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो स्टोरी सुन लीजिए। और आप सारी बातों को अपने नोट्स में अगर आप बना रहे हैं तो नोट मत कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं आप लोगों को फैक्ट तैयार करके दे रही हूँ और कॉन्सेप्ट बस इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। और नोट्स में कम बात लिखिएगा, बट उसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। ज़्यादा लिखने से क्या होगा कि नोट्स काफ़ी बल्की होगा, आप उसको नहीं पढ़ पाएँगे। इसलिए कम बातों को लिखिए, बट उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना? आप लोगों को एग्ज़ाम में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है ना? आप लोगों को इसमें पीएचडी नहीं करनी है। तो बस इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात को लिखिए और जो समझाने वाली बात है वो आप वीडियो को पॉज़ करके, बैक करके सुनते जाइए। ठीक है ना?
जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ उसको लिखिएगा नहीं अपनी कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लक्ष्मी लाकड़ा की जो कहानी है एनसीईआरटी में मैं आपको समझा देती हूँ कि ये काफ़ी गरीब घर से आती हैं, ठीक है ना? और वो उनके परिवार वाले जो है वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूल ये सब में पढ़ाएँ, तो ये इन्हें सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं। चूँकि ये घर का भी काम करती है लक्ष्मी जी और अपनी पढ़ाई में भी ये काफ़ी निपुण होती हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और फिर वे जाके रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में बैठी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये उत्तीर्ण हो गई, ठीक है ना? इसलिए ये उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक भी बन सकी, ठीक है? तो चलिए इनकी यही स्टोरी थी एनसीईआरटी में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी है जेवियर की कहानी। तो जेवियर एक बच्चा होता है, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये स्टोरी दी गई है कि हमारे समाज में क्या परिदृश्य देखा जाता है, ये जेवियर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। जेवियर एक बच्चा होता है जिसके 10th का रिज़ल्ट आता है और वो अपना रिज़ल्ट देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसमें उसके आर्ट्स में मार्क्स अच्छे थे, ठीक है? बट उसके पिताजी उसके रिज़ल्ट को देखकर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके मैथ्स में और फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो उनके पिता को लगता है कि जेवियर्स को मैथ्स और फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लाने चाहिए थे क्योंकि भविष्य में इससे इसको नौकरी अच्छी मिलती। तो जेवियर्स लेकिन अपने पिता से कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ अपने रिज़ल्ट से क्योंकि मैं जिस विषय में मेरी रुचि है मैंने उसमें अच्छे मार्क्स हासिल किए। लेकिन उसके पिता का कहना था कि तुम आगे मैथ और साइंस को ही अफ़ोर्ड करो, मैथ और फिज़िक्स को ही अफ़ोर्ड करो और आगे तुम कंप्यूटर कर लेना, ठीक है? इससे तुम्हें नौकरी अच्छी मिल जाएगी जिससे जेवियर ना निराश हो जाता है, ठीक है ना? तो ये क्या है ना कि इसके अंतर्गत क्या दिया गया है कि बच्चे की रुचि के विषय की अवमानना कर, उसे नौकरी योग्य बनाने हेतु अन्य विषयों के चयन का उस पर दबाव बनाना। तो ये बस जेवियर की कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई को जेवियर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना? अक्सर 10th में जब बच्चे रिज़ल्ट लाते हैं तो परिवार के द्वारा उन्हें साइंस दे दिया जाता है कि आप साइंस लो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं बच्चे की रुचि आर्ट्स में होती है, लेकिन उन्हें साइंस के लिए पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, जो एक अच्छी बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है रमाबाई, ठीक है ना? अब रमाबाई का संबंध हिस्ट्री से भी है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो आप इन्हें सुनिएगा। चलिए, इनकी जीवन अवधि दी हुई है 1858 से 1922, इसको आपको याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लीजिए। आप मुझे बताइएगा 1922 का संबंध किस ऐतिहासिक घटना से है, ठीक है? चलिए। आप मुझे बताइएगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसका संबंध उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, ठीक है ना? आप पता करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस साल कौन-सी घटना घटित हुई थी। चलिए, इसके बाद रमाबाई जो है, ये क्या है? महिला शिक्षा की योद्धा रहती है, ठीक है? चलिए, उसके बाद है स्वयं कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता-पिता से पढ़ना-लिखना सीख लिया, ठीक है ना? पंडित रमाबाई जो है, वो कभी स्कूल नहीं गई पर अपने माता-पिता से सीख ली। चलिए, इन्हें पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना-लिखना जानती थी। अच्छा, संस्कृत पढ़ना-लिखना जानती थी तो कोई विशिष्ट बात तो नहीं थी। लेकिन उनके समय में यह बहुत बड़ी बात थी। क्यों थी? क्योंकि तब तक यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति उस समय नहीं थी, ठीक है ना? उनकी यह सबसे बड़ी उपलब्धि पंडित रमाबाई की इसलिए थी क्योंकि तब तक यह ज्ञान अर्जित किसी महिला ने नहीं की थी, ठीक है? इसलिए इन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि खेरगाँव, पुणे में 1898 में एक मिशन स्थापित किया जहाँ विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने-लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। तो इस फैक्ट को आप एक बार पढ़ लेंगे, याद रखेंगे दिमाग में, हो सकता है कभी एनसीईआरटी आपसे 1 नंबर के सवाल में ये क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना? तो इसको आप पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है रास सुंदरी देवी, ठीक है? रास सुंदरी देवी की एक छोटी-सी कहानी थी, उसमें कुछ आप लोग को पढ़ना नहीं था, बस एक बात याद रखिए इसमें कि उनके द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई थी बांग्ला भाषा में क्योंकि ये बंगला की ही थी। तो उस उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था आमार जीवन, ठीक है ना? आमार जीवन, ये बंगला भाषा में लिखा गया था, इनकी एक आत्मकथा है। यह इसकी विशेषता क्या है कि यह किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछे एग्ज़ाम में कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है या इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है राज सुंदरी देवी ने और इस आत्मकथा का नाम है अमार जीवन, ठीक है? चलिए इसको बस फैक्ट की तरह याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। इसको आप सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन मत लिखिएगा। इस स्टोरी को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। आप लोग नोट्स में
इतना मत लिखिएगा, ठीक है? बस सुनते जाइए। एक फैक्ट्स मैं इससे रिलेटेड आपको दूँगी, वो बस आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है? देखिए, रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड उनका उनका सपना, इसके अंतर्गत क्या बात थी कि उनको उर्दू पढ़ना लिखना तो आता था, बट उस समाज में उस समय बांग्ला भाषा और अंग्रेज़ी पढ़ने की आज़ादी महिलाओं को नहीं थी। फिर भी रुकैया सखावत अंग्रेजी पढ़ती है। उस समय मानसिकता यह थी कि जो लड़कियां अंग्रेजी पढ़ती हैं तो उनमें नए विचार प्रस्फुटित होते हैं, ठीक है? तो यह नए विचार उनके लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए उनको अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ने से रोका जाता था। फिर भी रुकैया सखावत हुसैन ने अंग्रेजी पढ़ी, ठीक है? और उससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक भी लिखी, जिसका नाम था सुल्ताना का स्वप्न, ठीक है? चलिए, सुल्ताना के स्वप्न में क्या था कि उसने एक सपना देखा, मतलब स्टोरी के अंतर्गत ही यह है कि उसने एक सपना देखा जिसमें एक महिला है, वह लेडीलैंड में जाती है। लेडीलैंड क्या है? तो लेडीलैंड ऐसा स्थान है जहाँ महिलाएँ अपने मन का करती हैं, अर्थात वह स्वतंत्र होती हैं। यहाँ महिलाएँ पढ़ाई कर सकती हैं, ठीक है? काम कर सकती हैं और आविष्कार करने की उनको स्वतंत्रता थी, ठीक है? लेडीलैंड में, जो कि एक स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है रुकैया सखावत हुसैन की बुक में, ठीक है ना? सुल्ताना के स्वप्न के अंतर्गत। बस सुनते जाइए एक कॉन्सेप्ट लेने के लिए। चलिए, इस कहानी में क्या है ना कि महिलाएँ बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती है और हवाई कार्य चलाती है। आप परिवर्तन देख रहे हैं, जहाँ महिलाओं को अंग्रेज़ी पढ़ने से रोका जा रहा है, उसी दौर में रुकैया सखावत हुसैन स्वप्न देख रही हैं कि महिलाएँ बादल से होने वाली वर्षा को रोक रही हैं और हवाई कार्य चला रही हैं। इतना बड़ा ख्वाब वह देख रही हैं, ठीक है? तो यह उनके नए विचार को प्रदर्शित करता है। इसी में है कि लेडीलैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें, मतलब वो जो उनकी कहानी है, उसमें क्या है कि पुरुषों की जो आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र-शस्त्र किससे हार जा रहे हैं? तो ये स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति, यानी स्त्रियों के दिमाग की शक्तियों से ये हार जा रहे हैं। कौन? पुरुषों की बंदूकें, अस्त्र-शस्त्र, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद है, इससे रिलेटेड मैंने कहा था एक फैक्ट आपको याद रखना है, तो आप याद रखिए कि 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो आपसे हो सकता है कभी एनसीईआरटी में, क्योंकि एनसीईआरटी का टर्म है, तो आप याद रखिए कि 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोला? तो ये रुकैया सखावत हुसैन। आप इसको बस एक फैक्ट को रुकैया सखावत हुसैन के अंतर्गत लिख लेंगे अपने नोट्स में। इसके अलावा आप कुछ मत लिखिएगा, बस सुन लीजिए वीडियो को बस और आगे बढ़िए, ठीक है ना? देखिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान परिदृश्य। तो वर्तमान परिदृश्य क्या है कि लड़कियां स्कूल तो जा रही हैं, परंतु गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती है, ठीक है? देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि महिलाओं को पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है? अगर महिलाएं पढ़ती है तो वो, अगर शादीशुदा महिला पढ़ती है तो ऐसा माना जाता था कि वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य तैयार कर रही हैं, ठीक है ना? दुर्भाग्य बन रही हैं अपने पति के लिए, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या, अभी वर्तमान परिदृश्य में क्या है कि चलिए महिला स्कूल तो जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव के कारण या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके कारण वह स्कूल जाना छोड़ देती है। चलिए, इसमें एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षित पुरुषों का प्रतिशत कितना था? तो ये कितना था? 82%, ठीक है? इसको रट लीजिएगा अच्छे से। 2011 की जनगणना मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो में करवा दूँगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो, अभी नहीं, पॉलिटी खत्म होने के बाद, और साइंस अगर हुआ तो वो भी शुरू जल्द ही किया जाएगा आफ्टर पॉलिटी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आप लोग साइंस का चाहते हैं तो हम लोग उसको भी शुरू कर देंगे, पॉलिटी जब हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो। चलिए, और अगर आप लोगों को जनगणना भी करना है तो आप बताइएगा, मुझे भी आइडिया मिलता है कि मुझे आप लोगों को क्या पढ़ाना है। अ, और अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उस रिगार्डिंग भी बताइएगा। देखा जाएगा, अगर हमारे पास क्वेश्चंस कराने का समय रहा तो हम लोग ज़रूर करवाएँगे। चलिए, इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिक्षित पुरुषों का प्रतिशत था 82% और यहाँ शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत था 65%। चलिए, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो यह है 2014 से 15। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन एनसीईआरटी में 2014 लिखा था, तो हमने इसको अच्छे से सर्च किया, तो हमें एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में दिखा कि इसकी शुरुआत 2014 से 2015 में 100 जिलों में की गई थी, ठीक है? फिर 2015 से 2016 में 161 जिलों में और इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है? तो एग्ज़ाम में
चूँकि देखिए हम लोग इसलिए इतना सर्च करते हैं कि एग्ज़ाम में एक-एक नंबर का काफ़ी महत्व होता है। तो मिला अच्छे से हम लोग एक-एक चीज़ को जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2014 से 2015 हम इसको मान के चलेंगे, चूँकि एनसीईआरटी में 2014 है तो हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो ये हमेशा जो एनसीईआरटी बुक है उसको प्रेफ़रेंस दी जाती है, तो इसे तो हम लोग अच्छे से ही पढ़ लेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि 2006 में एक कानून बना जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, ठीक है ना? तो घर के अंदर जो शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा कब दी गई थी, किस वर्ष में? तो 2006 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि 1997 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब यह दिशा निर्देश जारी किए कि महिलाओं के साथ कार्य स्थान पर कोई यौन हिंसा नहीं होनी चाहिए या उसके प्रति उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो यह की गई थी 1997 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और देखिए यह है विशाखा गाइडलाइन से संबंधित, ठीक है? ये दिशा निर्देशों विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए, अगर आपसे पूछे कि विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे है, तो आप याद रखेंगे इसका संबंध है कार्यस्थल पर और शैक्षणिक स्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना को रोकने संबंधी या सुरक्षा देने संबंधी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को बाघा में, अब बाघा कहाँ है? भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, ठीक है ना? हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए करते हैं ताकि परस्पर बंधुत्व स्थापित हो, यानी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष बाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बंधुता को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 8 मार्च को। 8 मार्च को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब जब 8 मार्च को यह आयोजित किया जाएगा तो आप लोग इसका थीम देख के एग्ज़ाम में जाएँगे कि कौन-सा थीम इस बार इस साल का इसका रखा गया है। चलिए, अब इसमें से कुछ फैक्ट्स थे, मैं आप लोगों को इसलिए साइड से दे देती हूँ कि कुछ फैक्ट्स आप ऐसे ही 5-6 रोज़ याद करते रहेंगे तो इससे आपकी पकड़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी हो जाएगी। अभी क्या है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सभी को पता है, द्रौपदी मुर्मू। बट एग्ज़ाम में कभी-कभी आपसे अब तो ये नहीं पूछा जाएगा राष्ट्रपति कौन है, आपसे इसका क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है ना? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का या उपराष्ट्रपति का। तो आपको याद रखना है कि इनका क्रम कितना है? 15वां क्रम है, ठीक है? 15वां क्रम है। उसके बाद है इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडिया का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बीपीएससी टीआरई 2 में कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? इंडिया का फुल फॉर्म। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता होगा, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन फिर भी पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना? इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है? इसको भी आप याद कर लीजिए। सिडबी महत्वपूर्ण संस्थान है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद है कि महिला हेल्पलाइन नंबर। तो महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 181 है, ठीक है? अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या कहीं आपको सुधार की आवश्यकता लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और कहीं भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो ज़रूर बताइए, शीघ्र ही निदान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।